नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार विज्ञप्ति पीसीएस में। जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसी में हम आज तीसरा चैप्टर जो है हमारा वो पढ़ेंगे, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ठीक है, तो ऊष्मा को जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं ताप क्या होता है। ताप होता क्या है? जो हमें ठंडे या गर्म का एहसास कराए, वो ताप होता है। तो जिससे हमें पता चल जाए कि कोई चीज ठंडी है या कोई चीज गर्म है, तो हमें पता चलेगा उसका ताप क्या है। कोई चीज ठंडी है तो उसका ताप गर्म है, कोई चीज ठंडी है तो उसका ताप ठंडा हो गया कि कम ताप की है, कोई चीज गर्म है तो उसका ताप ज्यादा हो गया कि हाँ इसका ताप ज्यादा है। अब पढ़ते हैं ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा देखो क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है ऊष्मा। कोई भी वस्तु है उसका तापमान, जिसमें अगर कोई तापमान है तो उसमें एक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा होती है, वही ऊष्मा कहलाती है, जो ताप के कारण आती है। ठीक है, तो ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो ताप के कारण आती है। ठीक है ना? अब ताप नापने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं? आप सबको वैसे पता होगा किस तरह का। तापमान नापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। आप डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो वो लोग जो एक डिवाइस इस तरह की लेके रखते हैं ना, इसमें पारा भरा रहता है, एक पतली सी डिवाइस होती है जो फीवर जब आ जाता है, किसी को बुखार आता है तो वो नापने के लिए यूज करते हैं। तो इसको थर्मामीटर बोलते हैं। इस इसमें पारा भरा हुआ होता है, ये प्लास्टिक की रहती है, इस पे रीडिंग लिखी रहती है कि हाँ इतने डिग्री बुखार है। कहता है ना 102 डिग्री, ये सब डिग्री, तो ये थर्मामीटर हमारा फ़ारेनहाइट में हमारा बुखार नापता है। तो ये एक हमारा तापमान नापने का ये यंत्र है। ठीक है। अब तापमान मापने के लिए थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर तो एक तरह का यंत्र है। अब और भी ताप नापने के लिए और भी यंत्र होते हैं। अब उनको यंत्रों के बारे में पढ़ते हैं कि किस किस तरह के कैसे यंत्र रहते हैं, किस यंत्र को किस रेंज के लिए यूज करते हैं। तो उस तरह के हमें पढ़ते हैं। तो अब आता है द्रव तापमापी। द्रव, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि द्रव तापमापी, तो जो जहाँ पे जैसे अभी हमने देखा था ना कि ये जो हमारा थर्मामीटर है, इसके अंदर ये पारा भरा रहता है। अब पारे की जगह कोई द्रव भरा होगा तो वो द्रव तापमापी हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये जो काम करती है हमारी द्रव तापमापी, वो ताप के परिवर्तन पे काम करती है कि जैसे कोई टेम्परेचर चेंज होता है तो जो हमारा द्रव उसके अंदर भरा है उसके आयतन में कितना चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो द्रव क्या है, फैल जाएगा, तो ऊपर चढ़ जाएगा इसका पाठ्यांक। जैसे ये मान लीजिए 100 है, ये 50 है, ये 0 है। अभी हमारा 50 के आसपास हमारा ये द्रव भरा हुआ है। ठीक है ना? नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है मान लिया 50 है, उसके आसपास द्रव भरा हुआ है। अब टेम्परेचर बढ़ा, ताप बढ़ाया हमने, तो ताप बढ़ने पे ये ऊपर तक पहुंच गया 100 के आसपास। तो क्या हुआ, जो द्रव है उसका ताप बढ़ने पे ये फैल गया, ऊपर की तरफ फैल गया। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है द्रव तापमापी? ताप के परिवर्तन से आयतन में वृद्धि या आयतन में परिवर्तन। जब ताप कम हो जाएगा तो आयतन कम हो जाएगा, तो वापस टेम्परेचर गिर जाएगा। तो इस तरह से द्रव तापमापी काम करती है। अब द्रव तापमापी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं एल्कोहल तापमापी। देखो एल्कोहल भी एक द्रव है, तो एक तरह की तापमापी एल्कोहल है। तो एल्कोहल तापमापी के हमें कोई प्रिंसिपल क्या है? यही वाला जो द्रव तापमापी का है कि जब हम गर्म करेंगे तो उसका एल्कोहल है जो, ये मान लीजिए इसमें एल्कोहल भरा है द्रव की जगह, जो द्रव है वो एल्कोहल है। तो एल्कोहल फैलेगा, जब ताप बढ़ेगा एल्कोहल का पाठ्यांक इसमें नीचे, एल्कोहल नीचे की तरफ गिरने लगेगा, मतलब ताप कम हो रहा है। तो हमें इसमें जानना क्या जरूरी है? सबसे मेन चीज है जो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं इससे। तो एल्कोहल तापमापी का यूज कहाँ होता है? तो सबसे पहला है ठंडे प्रदेशों में यूज होता है, जहां पे टेम्परेचर -114 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यानी कि एल्कोहल तापमापी से हम -114 डिग्री सेल्सियस तक का ताप नाप सकते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि ठंडे प्रदेशों में हमें मिलेगा। ठीक है ना? अब आते हैं हम पारा तापमापी पे। अभी हमने देख लिया है पारा तापमापी को क्या बोलते हैं हम, क्लिनिकल थर्मामीटर, जो कि फीवर नापने के लिए हम यूज करते हैं। फीवर के लिए यूज होता है, जो मोस्टली आपको देखना डॉक्टर्स के पास ये मिल जाएगा, ये वाला। तो यही जो डॉक्टर्स के पास जो डिवाइस रखी रहती है बुखार नापने के लिए, वही होता है पारा तापमापी। इसके अंदर पारा भरा हुआ आता है। तो वो क्या होता है उसमें, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि जब भी बुखार ज्यादा है किसी को, तो उसका
पारा फैलने लगता है। पारा एक धातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है, वो फैलने लगेगी तो जितने पाठ्यांक तक वो फैलेगी, जैसे किसी को 102 डिग्री बुखार है तो वो उसमें 102 शो कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टेम्परेचर नापता है। क्योंकि ये डॉक्टर द्वारा यूज किया जाता है इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। क्लिनिक किसकी होती है? डॉक्टर्स की, इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर है। अब आते हैं स्थिर आयतन गैस तापमापी। अब गैस तापमापी आ गए हमारे, जिसमें आयतन स्थिर रहेगा। ये अभी जो पढ़े हैं हमने उसमें आयतन बदल रहा था, इनमें आयतन नहीं बदलेगा। ताप परिवर्तन पे आयतन इस पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन गैस के दाब में परिवर्तन हो जाएगा। जो गैस पे प्रेशर पड़ रहा है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर उसमें क्या चेंज आता है कि जो टेम्परेचर बढ़ने पे, वो देखते हैं हम कि टेम्परेचर में चेंज आएगा, ठीक है ना। अब गैस भी कौन कौन सी है? हाइड्रोजन देखो गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हीलियम गैस है। ये 3 तरह के मेनली यूज होते हैं। किस किस कंडीशन में यूज होते हैं, किस टेम्परेचर के लिए यूज करना है? तो देखो हाइड्रोजन तापमापी -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक यूज होगी। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि आपको दे दिया जाएगा हाइड्रोजन तापमापी का प्रयोग किस रेंज के लिए किया जाता है। आपको रेंज दे रखी होगी, इसमें इस टेम्परेचर की रेंज दे रखी होगी, तो आपको टिक मारना है -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस की जो रेंज दी होगी उस पर टिक करना है। अब पढ़ते हैं हम अधिक टेम्परेचर पे, चलते हैं ज्यादा टेम्परेचर। तो उसके लिए हम नाइट्रोजन तापमापी यूज करते हैं जो 1500 डिग्री सेल्सियस का ताप नापता है। अब चलते हैं हीलियम। हीलियम कैसी है? हल्की गैस है, आपको पता होगा हीलियम का। तो हीलियम जो है माइनस के जो -200 डिग्री से माइनस के 268 डिग्री सेल्सियस का ताप मापने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो अभी हमने ऊपर एल्कोहल तापमापी यूज करी थी माइनस के 114 डिग्री सेल्सियस के लिए। अब हीलियम तापमापी अगर उससे भी कम टेम्परेचर नापना है तो उसकी जगह हम लगाएंगे हीलियम तापमापी। हीलियम तापमापी कैसा हो गया? एक गैस वाला स्थिर आयतन गैस तापमापी का एक उदाहरण हो गया ये। अब पढ़ते हैं प्लेटिनम रेजिस्टेंस तापमापी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसकी रेंज क्या होती है? 1000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप नापता है ये प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। काम कैसे करता है? हमें पता है प्लेटिनम एक धातु है, तो धातुओं का गुण होता है, धातु का गुण होता है कि जब इन पे ताप पड़ता है, ताप बढ़ने पे, ताप बढ़ेगा धातु पे, ताप हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, इसको गर्म करते चले जाएंगे, तो इसका क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी रीडिंग लेते हैं। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो वो सब जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, उन पर टेम्परेचर अगर हम गर्म करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करती है। इसकी रेंज क्या है? 1000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन भी आपसे इसी तरह पूछेगा, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, उसकी रेंज क्या है। हो सकता है कि कभी प्रिंसिपल पूछने के किस तरह काम करता है, वैसे तो ये रेंज ही पूछेगा। अब पढ़ते हैं ताप युग्म तापमापी, या इसको हम थर्मोकपल बोलते हैं, थर्मोकपल थर्मोमीटर। तो थर्मोकपल थर्मोमीटर है वो सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। इसकी रेंज 200 डिग्री से माइनस के 200 डिग्री से प्लस के 1600 डिग्री सेल्सियस तक होती है। आपको रेंज याद रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। थर्मोकपल की रेंज क्या है? -200 से 1600। अब ये किस इफेक्ट पे काम करता है? सीबेक इफेक्ट पे। अब देखते हैं हम सीबेक इफेक्ट होता क्या है। देखो इस चीज से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दो अलग अलग धातु हैं। ये हमारी देख लीजिए आयरन है, Fe से लिखते हैं, ये हमारा आयरन हो गया, ये कॉपर है। जब दो धातुओं को हम आपस में जोड़ें, अलग अलग धातु होनी चाहिए हमेशा, दो अलग अलग धातुओं को दो जगह जोड़ेंगे इस तरह से, दो उनकी सीट लेके, तो उनके दो जंक्शन बन जाएंगे ना, एक जंक्शन ये बनेगा, एक जंक्शन ये बनेगा, ठीक है ना। दो जगह जुड़ेंगी ना जब दो पट्टियों को इस तरह से जोड़ेंगे, तो एक पट्टी को अगर हम गर्म करें, दूसरे पट्टी को ठंडा रखें, तो ये टेम्परेचर जो डिफरेंस आ गया है ना, इस कारण से इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसी पे ये प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा ताप योग्य तापमापी, ठीक है ना। तो इसमें क्या जरूरी है? दो अलग अलग धातु, दो अलग धातु होने चाहिए, दो जंक्शन बनेंगे जिससे, और एक को गर्म करना है,
एक को ठंडा करना है। J1 से लिख देता हूँ, J1 अगर हम गर्म कर रहे हैं तो J2 ठंडा, या J2 गर्म कर रहे हैं तो J1 ठंडा। तो इसमें समझ में आ गया क्या है, ताप विद्युत प्रभाव, ताप विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत वाहक बल आ जाएगा, तो विद्युत वाहक बल के कारण ताप विद्युत धारा आती है इसके अंदर। तो हम इसको कैसे समझ रहे हैं कि जब दो हमारे पास क्या है, अलग अलग मटेरियल के दो तार ले लिए, या हमने पत्तियां ले ली, कुछ भी ले लें, एक दोनों को जोड़ने के बाद दो जंक्शन बनाए, ये जंक्शन J1 ले लेते हैं, ये जंक्शन J2 ले लेते हैं, और एक को गर्म करना है किसी अलग मेथड से, यहाँ पे कुछ भी हीट करें, इसे ठंडा करें, बर्फ में रख दें, या कुछ भी किसी भी तरह से ठंडा रखेंगे, तो इसमें एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रिंसिपल पे हमारा थर्मोकपल थर्मोमीटर काम करता है। अब पढ़ते हैं एक और तापमापी संपूर्ण विकिरण, उच्च तापमापी। अब उच्च आ गया है तो उच्च ताप ही नापने के लिए यूज होगा। संपूर्ण विकिरण मतलब ये रेडिएशन पे बेस होगा। अब कैसे समझेंगे कि वस्तु है हमारे पास कोई भी, उसके एक एकांक क्षेत्रफल यानी कि 1/1 मीटर का हम ले लेते हैं, ये एरिया है, कोई भी हमारे पास वस्तु है जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, उसमें प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले विकिरण, इससे कुछ हर कोई प्रत्येक वस्तु जो गर्म की गई हो कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ये आपको पता होगा कि हम किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो वो हीट अपनी छोड़ेगी, कोई भी मेटल को या कोई भी वस्तु को गर्म करेंगे तो ये जो उत्सर्जित कर रही है ना ऊर्जा, इससे जो उत्सर्जित हो रही है, ये विकिरण के फॉर्म में बाहर की तरफ उत्सर्जित होगी इस तरह से। तो जो ऊर्जा है वो क्या है, उत्सर्जित ऊर्जा, वो जो इस पर जो ताप डाला गया है, जितना इस पर टेम्परेचर बढ़ाया गया था उसके चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ठीक है ना। तो ये संपूर्ण विकिरण तापमापी का प्रिंसिपल है, और इसी को स्टीफन का नियम कहते हैं। स्टीफन ने भी यही नियम दिया था। ठीक है ना। तो इसकी रेंज क्या होती है, 800 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस, यानी अधिक ताप मापने के लिए यूज करते हैं। जैसा नाम वैसा काम। तो सूर्य का ताप मापने के लिए भी इसी तरह के डिवाइस यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं प्रकाशित उच्च तापमापी, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर किसकी रेंज क्या होती है, 800 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस, और ये काम किस पे करता है, बीन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम पे काम करता है। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, जो विस्थापन हो रहा है वो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आता है लैम्डा टी इंटू टी। टी क्या है, टेम्परेचर, विकिरण की तरंग दैर्ध्य है लैम्डा एम, जो एक कांस्टेंट होती है। ठीक है ना। तो बीन का विकिरण संबंधी विस्थापन का नियम क्या कहता है कि विकिरण की तरंग दैर्ध्य को अगर हम परम ताप से जो टेम्परेचर है उससे गुणा करा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। क्या होगा कि कभी विकिरण ताप ताप बढ़ जाएगा तो विकिरण कम हो जाएंगे, जो विकिरण हो रहे हैं, ये लैम्डा एम की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अगर लैम्डा एम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो एक दूसरे को ये बैलेंस कर लेते हैं और कांस्टेंट रहते हैं हमेशा। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा प्रकाशित उच्च तापमापी। तो ये प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम तापमान के पैमाने। अब देखो तापमान को हम अलग अलग उसमें नापते हैं, सेल्सियस में भी नापते हैं, केल्विन में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, और एक और होता है र्यूमर। ये आपने नहीं सुना होगा तो अब देख लीजिए, एक र्यूमर करके बोलते हैं इसे, इसमें भी हम टेम्परेचर नापते हैं। इसको र्यूमर या रोमर स्केल भी बोलते हैं, हिंदी में लिख देता हूं मैं, रोमर इसका नाम होता है। ठीक है ना। तो सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रोमर में जो संबंध होता है वो दर्शाया गया है कि एक दूसरे को कन्वर्ट करना है, सेल्सियस से हमें केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, या रोमर में कन्वर्ट करना है, या केल्विन से फ़ारेनहाइट, रोमर में, सेल्सियस में, तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, C/100, K-233/100, C for Celsius, K for Kelvin, Fahrenheit -32/180 इक्वल टू R/80। तो ये इस तरह से इस फॉर्मूले से जो भी वैल्यू चाहिए जो ना दी गई हो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। मानव शरीर का एक फिक्स वैल्यू ताप क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है परम शून्य ताप किसे कहते हैं। परम शून्य ताप वो होता है, किसे कहेंगे हम, जो 0 डिग्री केल्विन या
माइनस के 273.15 डिग्री को परम शून्य ताप कहते हैं हम। अब चलते हैं ताप का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, तापीय प्रसार पढ़ते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि किसी भी वस्तु में किस तरह से एक्सपेंशन होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे। अगर लंबाई में एक्सपेंशन हो रहा है तो रेखीय प्रसार कहते हैं, क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रसार किसे कहेंगे। अगर एरिया में उसके एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे ये लेंथ में एक्सपेंशन हो रहा है, लंबाई में बढ़ रही है कम हो रही है, एरिया कम ज्यादा हो रहा है तो उसे क्षेत्रीय प्रसार। आयतन में कम ज्यादा हो रहा है, आयतन में परिवर्तन आ रहा है तो उसे हम क्या देंगे, आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, ये गुणांक लिखा है। राइटिंग आपको बड़ी गंदी लग रही होगी, लेकिन आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया जाएंगे अच्छी राइटिंग में किया जाएंगे। मुझे क्लास बनानी थी इसलिए मैंने जल्दी में लिखवा दिया है ये। अब देखो क्या होता है रेखीय प्रसार गुणांक। 1 डिग्री सेल्सियस हम किसी भी वायर का या किसी भी वस्तु का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी, एकांक लंबाई जो लंबाई है उसकी, उसमें जो वृद्धि होगी उसे हम कहेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। इसी प्रकार 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर जो वृद्धि हो क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी उसे हम कह देंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। इसी प्रकार 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पे आयतन में जो वृद्धि हो, एकांक आयतन है जो उसमें चेंज हो, जो उसके आयतन में पहले था उसमें जो चेंजेस आए उसे कह देंगे हम आयतन प्रसार गुणांक। अब इनको क्या बोलते हैं, लैम्डा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को, बीटा रेखीय प्रसार गुणांक को, गामा अल्फा बीटा गामा ये हो गए हमारे तीनों क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक हो गया अल्फा, क्षेत्रीय हो गया बीटा और आयतन वाला हो गया हमारा गामा। अब अल्फा इक्वल टू क्या हुआ, डेल एल अपॉन एल इंटू टी। डेल एल क्या है, जो चेंज आया है, मतलब लंबाई में जो परिवर्तन आया है, लंबाई परिवर्तन हुआ है वो है ये। एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई है। डेल्टा टी क्या है, ताप जो चेंज किया गया है, ताप परिवर्तन है। ताप बढ़ाने पे या कम करने पे क्या फर्क पड़ा है वो इससे देखेंगे। इसी प्रकार बीटा में डेल्टा ए क्या है, जो हमारे एरिया में चेंज आया है। ए क्या है, जो पहले एरिया था हमारा। डेल्टा टी जो टेम्परेचर में चेंज आया है। इसी प्रकार डेल्टा वी क्या है, आयतन में जो चेंज आया है। वी क्या है, प्रारंभिक आयतन। डेल्टा टी ताप में बदलाव या ताप में परिवर्तन। अब अल्फा बीटा गामा के बीच संबंध होता है, क्या होता है, बीटा इक्वल टू होता है 2 अल्फा, गामा इक्वल टू होता है 3 अल्फा। अल्फा बीटा गामा के बीच जब हम संबंध, तीनों के बीच संबंध निकालते हैं तो 1:2:3 का एक फॉर्मूला आ जाता है। टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं तो इसके हम कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि किस तरह ये हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं। तो क्या करते हैं कि जब पटरी बिछाते हैं, देखो ये पटरी इस तरह से बिछी होती है तो इनके बीच हल्का सा गैप होता है। कभी भी आप देखना रेलवे ट्रैक होता है तो उसमें ये गैप रखा जाता है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, गैप रखते हैं थोड़ा सा। तो ये गैप क्यों रखते हैं, इसका मेन कारण ये है कि जैसे क्या होता है, गर्मी में ताप बढ़ता है, गर्मी होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इसमें प्रसार होगा, लंबाई इसकी बढ़ेगी तो ये इससे ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये क्या होगा, टेढ़ी हो जाएंगी पटरी। पटरी टेढ़ी होने के चांसेस बन जाएंगे अगर ज्यादा फैल जाएगी। अब सर्दियों में क्या होगा, टेम्परेचर गिरता है बहुत ज्यादा तो ये सिकुड़ेंगी। जब सिकुड़ेंगी तो ये बहुत ज्यादा ज्यादा दूर हो जाएंगी। तो इस वजह से हम पटरियों के बीच गैप रखते हैं। अब बैलगाड़ी के पहिए पे दूसरा एक प्रयोग है। बैलगाड़ी के पहिया होता है, उस पर अगर हमें लोहे की कोई परत चढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं कि जो लोहे की या कोई भी इस्पात की परत चढ़ानी है उसे गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो वो फैल जाती है। जैसे ये व्हील है, ठीक है, इस पे हमें इस्पात की रिंग चढ़ानी है, इस्पात की रिंग। ये लकड़ी का पहिया है, इस पे हमें ये छल्ला चढ़ाना है, दोनों का नाप बराबर हमने काट लिया, इस पे ही चढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं चढ़ता, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं इस इस्पात के रिंग को, फिर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है तो इस पर फिक्स हो जाता है, ठंडा होने पर फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब क्या होता है कि सोडा या जो
वाइन की बोतल होती है, अच्छी महंगी बोतल आती है, तो उनकी बोतल्स में कॉर्क लगी रहती है, लकड़ी का एक टुकड़ा फंसा के रखते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं कि बोतल को थोड़ा गर्म करेंगे तो वो कॉर्क क्या है, आराम से निकल आता है, ढीला हो जाता है। तो जो बोतल है वो थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है, उससे हम आराम से अपना कॉर्क निकाल लेते हैं बाहर। मान लीजिए इस तरह की एक बोतल है, इसमें ये कॉर्क लगा हुआ है, इसको हम इधर गर्म कर देंगे तो ये कॉर्क आराम से खींच सकते हैं। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम जल के कुछ विशेष गुण होते हैं, उनको पढ़ते हैं कि जल है हमारा, उसके क्या क्या विशेष गुण है। देखो क्या होता है कि जो भी हमारे नॉर्मल पदार्थ होते हैं उन पर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वो प्रसार होता है, प्रसार मतलब फैल जाते हैं। और जब ठंडा करते हैं, ठंडक में वो सिकुड़ जाते हैं। लेकिन जल के साथ क्या होता है, कुछ जल हमारा जो है अलग तरह से व्यवहार करता है। तो इसके हम पढ़ते हैं जल हमारा कैसे बिहेव करता है। तो देखो जल का जो विशेष गुण ये होता है कि आयतन जो है उसका न्यूनतम रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि जल का आयतन न्यूनतम किस टेम्परेचर पर रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। घनत्व लेकिन उस जगह सबसे अधिक रहता है। ठीक है। बर्फ का आयतन होता है जल से ज्यादा होता है, ये हमें याद रखना है। और बर्फ का घनत्व लेकिन जल से कम होता है। अब क्या होता है कि जैसे जल को हम ठंडा करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वो सिकुड़ेगा, संकुचन होगा मतलब जमेगा, तो जिससे क्या होगा, इसका आयतन कम होते चला जाएगा और घनत्व बढ़ता चला जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही हम नीचे आएंगे और ठंडा करेंगे तो जल का आयतन फिर बढ़ने लगता है और घनत्व कम होने लगता है। क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जब जल बर्फ में चेंज हो जाता है तो उसका आयतन बढ़कर ज्यादा हो जाता है और घनत्व न्यूनतम हो जाता है। तो हमें याद रखना है इस चीज को कि आयतन न्यूनतम कहाँ हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे, घनत्व लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम हो जाएगा। बर्फ जब होती है तो उसका आयतन अधिक होता है जल से, और लेकिन घनत्व जल से कम होता है, डेंसिटी कम होती है बर्फ की। अब क्या होता है इस मतलब परिघट जो ये भी घटना हो रही है, तो इसके कुछ हम रियल लाइफ में एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से ये जम रहा है तो क्या कैसे काम करता है। तो क्या होता है कि जो बर्फीले प्रदेश होते हैं वहां पे सर्दियों में जो पाइप का वो जो पाइप लगा रहता है जिससे पानी निकलता है, वो पाइप फट जाता है। कैसे फट जाता है कि वो जम जाएगा, जम जाएगा तो बर्फ है, बर्फ का क्या है, आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा तो पाइप फाड़ देगा वो पाइप को। एक और पढ़ते हैं इसी तरह का एग्जाम्पल। क्या है कि जैसे हमारा ये ग्लास रखा हुआ है, मान लीजिए ग्लास में ये पानी भरा है और एक बर्फ का टुकड़ा डला है और पूरा टॉप तक भरा हुआ है, ये यहाँ तक ये जल है हमारा इधर, और ये बर्फ टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा। तो क्या होगा, जब ये बर्फ हल्की सी ऊपर को बाहर निकली रहती है, ये जल में आधी डूबी रहेगी, 1/6 बाहर निकली रहती है। तो क्या होगा कि जैसे अब हम देखते हैं कि ये 1/6 पार्ट बाहर निकला हुआ है, जब ये पिघल जाएगा तो क्या इसका जल स्तर पानी है जो ग्लास से बाहर निकल जाएगा? नहीं, इस तरह से नहीं होता है। जब ये बर्फ पिघल जाएगी तो जल स्तर इसका जो टॉप तक भरा है उतना ही टॉप तक भरा रहेगा, जल स्तर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो हमने अभी पढ़े हैं जल के विशेष गुण, उसी के ये अनुप्रयोग हैं। इस तरह से हमें समझना है। अब पढ़ते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन मतलब ऊष्मा का विनिमय, ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो किस तरह से ठोस, द्रव और गैसों में परिवर्तन आता है वो हम अब देखते हैं कि ठोस से हम द्रव में कैसे बदलते हैं, द्रव से गैस में और गैस से वापस द्रव में और गैस से वापस ठोस में किस तरह से हमारी अवस्थाएं आती हैं, उसे क्या कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखो, तो अवस्था परिवर्तन क्या होता है, ताप परिवर्तन, पदार्थ का एक अवस्था में जो है हमारा कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, उसे दूसरी अवस्था में लाना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए, कोई भी ठोस है हमारे पास, ये ठोस है, मान लीजिए इसको हम बर्फ ले लेते हैं, ये द्रव है, इसको जल ले लेते हैं। एक ठोस हमारा बर्फ है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं गैस,
जल वाष्प है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इससे समझने के लिए कि किसे क्या कहेंगे। अब देखिए, ठोस, हमारे पास बर्फ है, बर्फ को द्रव में बदलना है तो उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। बर्फ को गलाना, द्रव, बर्फ को गलाते हैं ना तो जल में बदल देते हैं, तो ये हो जाता है मेल्टिंग। और जब द्रव है, द्रव को बर्फ में बदलने को क्या बोलते हैं, जमाना कहते हैं या फ्रीजिंग कहते हैं। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई थी होंगी कि गलाना किसे कहेंगे, या गलाना, या जमना या जमाना किसे कहते हैं। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब हम ठोस से द्रव और द्रव से ठोस में आ गए। अब द्रव से गैस और गैस से द्रव में चलते हैं। द्रव यानी कि जल को गैस में बदलना है तो उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पन की जय वो उड़ गई है, जल उड़ गया है तो वो वेपराइज हो जाता है, जो कि वेपराइज होके क्या बादल बन जाते हैं। ठीक है ना। अब गैस को हमें द्रव में बदलना है तो इसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या संघनन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है ना। तो अभी हमने ठोस से द्रव, द्रव से ठोस, द्रव से गैस, गैस से द्रव बदल दिया। अब हम ठोस से डायरेक्ट गैस में आएंगे और गैस से सीधा ठोस में आते हैं। तो ठोस पदार्थ गैस में बदल जाता है डायरेक्टली तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है कि कौन सा ऐसा मटेरियल हमारे पास है कि जो ठोस होता है, हम देखते हैं लेकिन वो, एक सेकंड का मुझे, हाँ, ठोस से डायरेक्टली वो गैस में बदल जाता है। तो कपूर आपने नाम सुना होगा, कपूर। कपूर क्या है, अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें तो ये गैस बन के उड़ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन हो जाता है, ऊर्ध्वपातन। और अगर गैस है हमारे पास कोई, अगर वो ठोस में कन्वर्ट हो रही है डायरेक्टली, उसको सेकंड प्रोसेस द्रव नहीं आ रहा है, डायरेक्टली ठोस में परिवर्तित हो रही है तो निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण कैसे करते हैं हम, निक्षेपण करने के लिए क्या होता है कि कोई भी गैस है, काजल बनाते हैं, काजल, काजल बनाने की प्रोसेस होती है ना कि हम ये दिया जलाते हैं, दिया के ऊपर हमें कोई भी प्लेट लेके या कोई भी लोहे का मटेरियल लेके ये आग जली, इससे गैस निकलेगी तो जो काला काला धुआं आके इस पर जम जाता है तो वो एक ठोस फॉर्म में मिल जाता है हमें। तो इस प्रोसेस को हम निक्षेपण कहते हैं। क्या इसे उत्क्रम ऊर्ध्व ऊर्ध्वपातन भी बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे ये क्योंकि देखो उल्टा हो रहा है ना, ये ठोस से गैस से ठोस में आ गया है। अब चलो चलते हैं, गलनांक या हिमांक किसे कहते हैं। देखो, गलनांक या हिमांक ये टेम्परेचर का एक मेजर है कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी वस्तु, जिस पर ठोस द्रव में बदल जाए, मतलब गलना मतलब अभी पढ़ा था ना ऊपर कि ठोस से गल द्रव में बदल रहा है, तो वो टेम्परेचर पॉइंट जिससे हमारा कोई भी ठोस द्रव में बदल जाता है वो गलनांक कहलाता है। और कोई भी पदार्थ जो पहले से हमारे पास द्रव फॉर्म में और ठोस में बदल जाए वो हमारा हिमांक कहलाएगा। इसको सिंपल ले लेते हैं कि वो टेम्परेचर पॉइंट है, टेम्परेचर है जो वाटर से आइस बन रहा है और इसमें आइस से वाटर बनेगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं वैसे। अब पढ़ते हैं हम जो गलनांक और हिमांक है, इस पे अलग अलग जो फिजिकल कंडीशंस हैं हमारी, हमारे आसपास मौजूद, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर डालने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर डालेंगे जब भी हम तो गलनांक क्या है, बढ़ जाता है। तो सबसे बढ़िया याद करना है कि जब हम किसी भी मेल्टिंग पॉइंट है हमारा कोई भी, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी चीज मेल्ट हो रही थी अभी, ठीक है, तो ताप, तो अब अगर हमने उस पर प्रेशर डाल दिया, हमने कोई सी चीज से प्रेशर डाला तो अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं होगी, इसको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, 110 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा करना पड़ेगा, तब ये मेल्ट होगी। तो दबाव डालने पे क्या होता है, ताप बढ़ाना पड़ता है हमें और गलनांक बढ़ जाता है। इसका मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है या टेम्परेचर हमें ज्यादा देना पड़ेगा तभी मेल्ट होगी। हिमांक क्या होगा, हिमांक पे बढ़ता है लेकिन बहुत कम मात्रा में बढ़ता है। ठीक है, अशुद्धियां मिला दें अगर हम किसी भी मटेरियल है कोई भी हमारे पास, उसमें अशुद्धियां मिलाती हैं तो गलनांक और हिमांक दोनों कम हो जाता है, कम टेम्परेचर पर ही पिघल जाते हैं।
जैसे अभी 100 डिग्री एक आइडियल टेम्परेचर ले लेते हैं कि 100 डिग्री पे ये जमता है और 0 डिग्री पे ये जमता है। 100 डिग्री पे ये गल जाता है या पिघल जाता है, 0 डिग्री पे जम जाता है। तो ये 0 पे ना जम के 1 या 2 पे ही जम जाएगा, कोई भी मटेरियल होगा अगर इसमें अशुद्धियां मिला देंगे। और ये 100 की जगह 90 पे ही क्या हो जाएगा, गल जाएगा हमारा। ठीक है ना, इससे आप समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं हम क्वथनांक। क्वथनांक क्या होगा, जैसा कि अभी वो हमने पढ़ लिया है, ठोस से द्रव और द्रव से ठोस वाला पढ़ लिया था। अब क्वथनांक वह टेम्परेचर है जिस पर द्रव से गैस में बदलना पड़ता है। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे हमारा कोई भी लिक्विड है वो गैस फॉर्म में चला जाएगा, वो क्वथनांक होता है। क्वथनांक वो टेम्परेचर है। ठीक है, तो क्वथनांक पे दाब बढ़ाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दाब बढ़ाएंगे अगर हम प्रेशर डालेंगे तो क्वथनांक का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो और अधिक ऊष्मा लेगा, यानी कि और अधिक हीट लगेगी उसे द्रव को गैस में बदलने के लिए। मान लीजिए अभी 100 कैलोरी हीट ले रहा था, अब 110 या 120 ज्यादा हीट लेने लगेगा क्वथनांक के केस में। अशुद्धियां मिलाने पे भी बढ़ जाता है। तो हमें याद क्या रखना है, क्वथनांक पे दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, अशुद्धियों का प्रभाव क्या पड़ता है। ये कुछ टर्म्स हैं, ये हमें आने चाहिए, इसलिए ये हम पढ़ रहे हैं। एग्जाम में आए ना आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है इसको, लेकिन हमें जानना जरूरी है, इसलिए ये हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें बेसिक जरूर जो जानकारी है वो होगी तो हम क्वेश्चन आगे के भी कर ले जाएंगे। अब देखो इस क्वथनांक का प्रभाव क्या पड़ता है, इसका उदाहरण क्या है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्यों बन जाता है, जब प्रेशर कुकर है, दाब बढ़ाएगा तो उसका टेम्परेचर वो और अधिक हीट लेगा, प्रेशर ज्यादा डलेगा तो वो जल्दी खाना पक जाता है उसके। ठीक है ना, तो इसको देखो इस टेबल से याद कर लेना। गलनांक दाब बढ़ाने पे बढ़ता है, अशुद्धि मिलाने पे कम होता है। लेकिन क्वथनांक का ऐसा नहीं है, दाब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और अशुद्धियां मिलाएंगे तो भी बढ़ेगा। देखिए अब पढ़ते हैं हम गुप्त ऊष्मा। देखिए कोई भी हमारे पास मटेरियल है, जैसे हमारे पास जल है, जल को हमें गैस में बदलना है या बर्फ को हमें जल में बदलना है या आपस में चेंज करना है, तो अवस्था परिवर्तन करनी है तो उसके लिए जो ऊष्मा लगती है, ठीक है ना, तो उस ऊष्मा के जो स्थानांतरण के लिए या भौतिक अवस्था के परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा लगती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं, इसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं या लेटेंट हीट बोलते हैं। एल से इसे शो करते हैं। क्यू क्या है, एल इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एम। एम है जल की मात्रा या जो भी हम पदार्थ कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं उसकी मात्रा हो जाएगी। क्यू क्या हो जाएगा, ये हीट हो जाएगी कि कितनी हीट यूज हुई है, कितने मात्रा को चेंज करने के लिए। तो कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, ये इसका मात्रक होता है लेटेंट हीट के, जूल पर किलोग्राम। ये आता कहाँ से है, इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना, Q इक्वल टू ml या L इक्वल टू Q अपॉन m। ये आवश्यक ऊष्मा है, कितनी ऊष्मा लगेगी, पदार्थ का द्रव्यमान हो जाएगा कि कितना द्रव्यमान हमें गर्म करना है या कितने द्रव्यमान को गैस में बदलना है या कितनी बर्फ को पिघलाना है। गुप्त ऊष्मा कितनी लगेगी वो बता देगा, तो इस फॉर्मूले से हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब होता है गलन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा के ही प्रकार हैं जी, कि गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे। तो गलना हमें पता है कि कोई भी चीज ठोस है उसे द्रव में बदलना, उसे गलाना कहेंगे। तो ठोस को द्रव में बदलना या द्रव को ठोस में बदलना, इस प्रोसेस के लिए जो हीट लगेगी, ठोस से द्रव में जाना है और द्रव से ठोस में वापस आना है, तो इस प्रोसेस में जो भी हीट लगेगी इस अवस्था परिवर्तन के लिए उसे कहेंगे हम गलन की गुप्त ऊष्मा। अब आती है बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्प क्या होती है, द्रव वाष्प होता है, जल है गैस में बदलता है जल वाष्प में, और गैस जल में बदलती है। तो द्रव से गैस तक जाने के लिए और गैस से द्रव में आने के लिए जो ऊष्मा यूज होगी उसे कहेंगे हम बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 80 कैलोरी प्रति प्रति ग्राम, सॉरी 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो ये प्रोसेस जो हुई है, इधर कितनी हीट लगी होगी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अब जल के वाष्पन की ऊष्मा, यानी कि जल को हम वाष्प में बदलना है तो ज्यादा हीट लगती है, तो वो क्या है, ज्यादा लगती है, तो वो कितनी है, 540 कैलोरी पर ग्राम।
तो इसका हम कैसे समझेंगे कि 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए या 1 ग्राम जल को बर्फ में बदलने के लिए 80 कैलोरी एनर्जी लगेगी। 80 कैलोरी हीट उसके लिए लगेगी, ऊष्मा लगेगी। इसी प्रकार 1 ग्राम जल को गैस में बदलने के लिए, 1 ग्राम गैस को जल में बदलने के लिए 540 कैलोरी हीट लगती है। अब पढ़ते हैं बाष्पीकरण। इसी में एक टॉपिक आता है बाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो बाष्पीकरण क्या होता है? द्रव का गैस में बदल जाना, जो कि हम रियल लाइफ से ही देख सकते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये हमारा ये मान लीजिए कोई जल का स्रोत है, तालाब ले लेते हैं, इस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये जल है बाष्प में बदल जाता है और इस तरह से ऊपर चला जाता है और यहाँ पे बादल बन जाते हैं। जल वाष्प में बदलेगा, जल वाष्प में। तो ये जल का जल वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। सिंपल सा प्रोसेस है। अब क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो हमारा शरीर से पसीना आता है वो सूख जाता है, सूख के उड़ जाता है। तो ये एक इसका एग्जांपल हो गया। गीले कपड़े सूख जाते हैं धूप में क्योंकि उसका जल है वो वाष्पीकृत हो जाता है। घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। तो ये भी एक वाष्पीकरण का एग्जांपल है। ठीक है ना। अब जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? आर्द्रता, तापमान, वायु की गति और दाब, ये इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा जब भी हमारा टेम्परेचर कम होता है या बारिश का मौसम होता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है मौसम में, तो हमारे जो कपड़े हैं देर से सूखते हैं। तो ये इसका एक कारण है। तापमान, जितना ज्यादा तापमान होगा उतनी जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगी। वायु की गति, और हवा तेज चल रही है और धूप भी अच्छी निकली है तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन अगर प्रेशर डाल के अगर हम कोई काम कराएंगे, इस पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो वाष्पीकरण धीरा हो जाता है, धीमा हो जाता है। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता क्या होगा? ताप परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ये हमें टेम्परेचर चेंज करना है, किसी टेम्परेचर को मतलब बढ़ाना है या कम करना है, तो उसमें जो भी ऊष्मा लगेगी, जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, वो ऊष्मा धारिता होती है। इसे क्या फॉर्मूला होता है? एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। ये हो गई आवश्यक ऊष्मा, ये ताप में परिवर्तन। तो ताप परिवर्तन के लिए उपयुक्त ऊष्मा को क्या कहेंगे? ऊष्मा धारिता। अब एक टर्म है, इसके अलावा एक और टर्म होता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अभी हमने सिर्फ ऊष्मा धारिता सिंपल पढ़ लिया। अब विशिष्ट ऊष्मा पढ़ते हैं, धारिता पढ़ते हैं। एकांक द्रव्यमान, यानी कि मान लीजिए 1 ग्राम या 1 किलोग्राम का हमारा कोई भी जल है या कोई भी मटेरियल है, हमारे पास पदार्थ है, उसमें एकांक ताप में वृद्धि के लिए, यानी कि उसका मान लीजिए ऐसे लिख देता हूँ, 1 ग्राम जल का ले लेते हैं। 1 ग्राम जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस का जल बनाने के लिए जो ऊष्मा लगेगी वो ऊष्मा था, विशिष्ट ऊष्मा होगी वो, विशिष्ट ऊष्मा होगी वो। ठीक है ना। मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। सिंपल। आप देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है, इससे आप समझ जाएंगे कि कैसे क्या होता है प्रोसेस। मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम बर्फ है, जिसका टेम्परेचर कितना है? अभी बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। तो इसको क्या करना है? वाष्प में बदलना है, यानी कि ठोस से गैस तक पहुंचना है। तो कितनी ऊष्मा लगेगी? तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम? ठोस से द्रव में बदलेंगे, द्रव से गैस में बदलेंगे, ये प्रोसेस चलेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या? ये मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है ना। इसका वजन कितना है? 1 ग्राम। सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस इसका ताप है। बर्फ को हम जल में बदलेंगे। ठीक है, तो ये जल आ गया। तो सबसे पहले 1 ग्राम जो हमारी बर्फ थी, जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस था, उसे हमने जल में बदला। तो 0 डिग्री सेल्सियस के जल में बदलेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस के जो जल में बदलेंगे तो उसके लिए कितनी हीट लग जाएगी? 80 कैलोरी लग जाएगी। 1 ग्राम के लिए बात हो रही है ना। अब जो जल है हमारा, अब ये ठंडा जल है, ठंडे जल को 100 डिग्री सेल्सियस के जल में बदलना है। तो कितनी ऊर्जा लग जाएगी? 100
कैलोरी ऊर्जा लग जाएगी। अब जो जल हमारा ठंडा गर्म हो चुका है 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब इस जल को वाष्प में बदलना है, जल वाष्प में। तो उसमें कितनी ऊर्जा लगती है, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में बदलेगी तो 540 कैलोरी। तो 1 ग्राम बर्फ को किस प्रोसेस से, बर्फ से गैस तक की प्रोसेस में जो ऊर्जा लगेगी 80 प्लस 100 प्लस 540, टोटल 720 कैलोरी एनर्जी लगती है। 100 डिग्री सेल्सियस जल की वाष्प में इतनी लगेगी। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ऊष्मा संचालन। संचालन का मतलब क्या है, यहाँ पे ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। कि अब देखो हम लोग जैसे कहीं जाना है, यहाँ से मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जाने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो फ्लाइट से चले जाइए, या ट्रेन से चले जाइए, या अपनी कार से चले जाइए। ये 3-4 तरीके, मतलब ये माध्यम है कि किस तरह से हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इसी प्रकार ऊष्मा का भी माध्यम होता है कि उसे एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो किस किस माध्यम से वो जाती है। तो पहला माध्यम चालन होता है, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। अब इनको हम कैटेगराइज करके इनको एक सारणी के रूप में समझते हैं कि किस तरह से ये संचालन, चालन, संवहन और विकिरण में ऊष्मा संचरित होती है। तो देखो संचरण में होता क्या है कि मान लीजिए जो संचरण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा में क्या होता है, इसमें ऊष्मा संचरण कैसे होता है, एक कण दूसरे कण तक ऊष्मा प्रदान कर देता है। मान लीजिए क्या है, ये हमारा एक रॉड है, जब इसे हम गर्म करेंगे, मान लीजिए इस जगह पे गर्म कर रहे हैं एक जगह पे, तो जब ये गर्म होती है तो इसमें जो कण है, इसके ठोस के कण आपस में चिपके हुए हैं इस तरह से। तो क्या है, जब मान लीजिए ये वाला पार्ट गर्म कर दिया है हमने, जब ये गर्म हो गया तो ये इसको हीट ट्रांसफर कर देगा तो ये गर्म हो जाएगा, ये इसको हीट ट्रांसफर कर देगा तो ये गर्म हो जाएगा, इसको ये वाला इसको हीट ट्रांसफर करेगा तो इधर गर्म हो जाएगा। इसी प्रकार पूरा का पूरा रॉड गर्म हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से काम करता है। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखो ये मीडियम है, क्योंकि बिना मीडियम के इसमें नहीं जाएगी। माध्यम क्या है, ठोस द्रव गैस, इस तरह के माध्यम जरूरत होती है। ठीक है ना, कण अपना स्थान छोड़ा, जो कण ठोस के अंदर के कणों ने, एक कण ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, कण ने कोई स्थान छोड़ा नहीं छोड़ा, तो यहीं के यहीं रहेगा। ऊष्मा संचरण का मार्ग सभी ओर से होता है। ऊष्मा है वो हर एक तरफ से एनर्जी, हीट इसमें जा सकती है। यहाँ गर्म करेंगे तो यहाँ से किसी भी तरफ से हीट जाएगी इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है, स्लो प्रोसेस होता है, संचरण की गति धीमी होती है। ठोसों में हम इसका प्रयोग करते हैं, तापमान में अंतर के कारण ही ये ऊष्मा का संचरण होता है। तो देखो ये धातु की छड़ मैंने बताई दी है। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं समान। इसमें भी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें एक चेंज क्या आता है कि कण स्वयं ऊष्मा ग्रहण के लिए स्रोत के पास जाते हैं। क्या है, जैसे क्या आपने अभी सर्दियां देखो चली रही हैं, तो आप क्या करते हैं, जल पानी की बकेट गर्म करते हैं, किस चीज से करते हैं, रॉड लगाते हैं, इस तरह के रॉड लगा देते हैं। तो ये रॉड डली है तो क्या करता है, ये जैसे नीचे तक चली जाती है ना, तो ये जब नीचे का जल गर्म कर देता है, यहाँ का जल गर्म हो गया, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये नीचे का जल जो गर्म हो चुका है वही एनर्जी ट्रांसफर करके ऊपर का गर्म कर दे। जो चीज गर्म हो चुकी है नीचे की, तो वो ऊपर चली जाएगी, ये कण जो जल के कण है ऊपर आ जाएंगे, ठंडे वाले कण नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये संवहन काम करता है। तो क्या है, इसमें कण है एक स्थान छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। ऊष्मा संचरण का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा होता है, कि देखो इधर से है तो कैसे भी जा सकता है ऊपर, कैसे भी चला जाएगा ऊपर। संचरण की गति धीमी होती है, धीरे धीरे ही पानी गर्म होता है, एकदम से गर्म नहीं हो जाता है। द्रवों और गैसों में इसका हम प्रयोग करते हैं संवहन माध्यम का। घनत्व में अंतर के कारण, घनत्व क्या है, अभी हमने देखा था ठंडा होता है तो घनत्व बढ़ जाता है, गर्म होता है तो घनत्व कम हो जाता है, तो ये अंतर आ जाता है। गर्म करेंगे तो घनत्व कम होता चला जाएगा, तो जल जो जिस जल का घनत्व कम होगा वो ऊपर चलाता जाएगा गर्म होने पे, और जो ठंडा है जिसका घनत्व ज्यादा है वो नीचे आता जाएगा और उसे गर्म होता जाएगा। किसी भी बर्तन में जल का गर्म करना, यानी कि बकेट में कर लिया अभी हमने। अब चलते हैं विकिरण। तो देखो विकिरण सबसे बढ़िया रेडिएशन कहते हैं। तो जो सन से रेडिएशन आ रही है, सन के, सूर्य के द्वारा जो हमारा वातावरण गर्म होता है, वो इसका एक एग्जाम्पल है। इसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं है कि कोई लेके आ रहा है वहां से यहाँ तक एनर्जी, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेडिएशन आती है, कणों की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
जो है कण की जो जो इसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है वो एक विद्युत चुम्बकीय रूप में होता है। जो तरंगे आती हैं तरंगों के रूप में होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में रेडिएशन होता है। ऊष्मा संचरण केवल सरल सरल रेखा में होता है। देखो ये सन है, सन से जो एनर्जी निकलेगी तो एक रेखा में ही आएंगे इस तरह से जो पृथ्वी पे पड़ेंगे। जो ऊष्मा संचरण होता है उसका वेग क्या होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस स्पीड से ये ऊष्मा का संचरण होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री केल्विन से अधिक तापमान की सभी वस्तुओं में हम ये नियम लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं इसे, विकिरण का विकिरण हो सकता है। देखो इसका एग्जांपल क्या होगा, सूर्य की ऊष्मा विकिरण द्वारा पृथ्वी पर आती है जिससे हम हीट अनुभव कर पाते हैं। इसको देख लेते हैं। इसमें हमने तीनों बना रखे हैं। संवहन है ये विकिरण है, ये चालन है, ये हैंडल है। ठीक है ना, एक सेकेंड। देखो ये आग जल रही है, ठीक है ना। जब ये आग जलती है तो हमने इसके ऊपर एक हैंडल हत्ता ले रखा है, जिसे पैन बोलेंगे हम, पैन ले रखा है। जब इसके हम बॉटम को गर्म करेंगे तो ये पूरा लोहे का पैन है, ठीक है। तो जब ये लोहे का पैन गर्म होगा तो गर्म होते होते ये हैंडल भी गर्म हो गया है। तो हमने तो सिर्फ पानी गर्म करना था ना, इसमें पानी भर के रखा है। तो जब ये हैंडल का ये वाला पार्ट गर्म हुआ तो इसने इसको भी गर्म कर दिया। तो इस पैन से इधर तक हीट आ गई। कोई कण का ट्रांसफर हुआ इस बर्तन में, नहीं हुआ, तो ये चालन है। लेकिन दूसरा, जब हम इसमें जो जल भरा हुआ है इसके कारण ये जो जल गर्म हो रहा है, इसके नीचे जो जल के कण होंगे, ये जो जल के कण है, ये नीचे वाला जल गर्म होता जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ से जल जल के कण ऊपर जा रहे हैं और ठंडे वाले ऊपर के कण नीचे आ रहे हैं। तो ये संवहन हो गया। अब आग जल रही है, हम हाथ सेकते हैं तो इसकी रेडिएशंस आती है ना, तो हम यहाँ पे अपने हाथ सेक लेते हैं। इस जगह पे हम हाथ रख के सेक सकते हैं। तो ये रेडिएशन के कारण, हम गर्मी की रेडिएशन के कारण अपने हाथ गर्म कर लेते हैं। तो देखो इसको समझने के लिए एक तरीका मैं बताता हूँ। और मान लीजिए क्लास है, ये क्लास में ये टीचर हैं, ये क्लास बनी हुई है, ठीक है ना। सर ने एक कोई भी नोट्स लिए और एक बच्चे को दे दिए। तो अब सर को एक एक क्लास में क्लास में बच्चे, एक प्रत्येक बच्चे के पास अपने नोट्स पहुंचाने हैं। तो वो किस तरह से पहुंचा सकता है, या तो इसको दे दे, यहाँ फर्स्ट वाले बच्चे को दे दे, उसने इसको दे दिया, उसने सेकंड ने ऐसे दे दिया, सेकंड थर्ड ने ऐसे, फोर्थ ने ऐसे, क्रमबद्ध तरीके से। कोई उठ के नहीं जाएगा अपनी जगह से, सेम जगह पे बैठा रहेगा, एक एक करके उनने ट्रांसफर कर दिए। तो ये हो गया चालन। अब दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि ये बच्चा उठ के इसके पास जाए, ये जब इसके पास मान लीजिए 8 बच्चे हैं तो इसको 8 दे दिए सर ने, इसने अपना रख लिया। तो इसके पास नोट्स हो गए, इसके बचे 7, 7 इधर दे दिए तो ये उठ के इधर चला गया, इसके बाद ये उठ के इधर गया। इस तरह से उठ के जाता है तो कण एक दूसरे को छोड़ के जा रहा है। तो ये हो गया संवहन। अब विकिरण सीधा सर डायरेक्ट एक एक बच्चे को प्रोवाइड करा दें, अपनी जगह से खड़े होके फेंकते जाएं, लो ये गए ये गए ये गए। तो ये हो जाता हमारा विकिरण। इस तरह से हमें समझ लेना है तीनों चीजों को, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब पढ़ते हैं हम ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता यानी कि कंडक्टिविटी, क्या हीट कंडक्टिविटी क्या होती है। चालकता का मतलब क्या होता है, आसानी से फ्लो हो जाना। तो ऊष्मा का आसानी से फ्लो हो रहा है किसी भी मटेरियल में तो वो उतना ही ऊष्मा का चालक हो जाता है। ऊष्मा का जो चालक होता है उसे ऊष्मा सुचालक कहते हैं, और ऊष्मा का जो विरोध कर देता है उसे कुचालक कहते हैं। जिसमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाए, ऊष्मा के चालक हैं। धातु इसके एग्जाम्पल हैं। ऊष्मा प्रवाह नहीं हो रहा है या बहुत कम मात्रा में हो रहा है तो वो कुचालक होते हैं। ऊन या कपड़े में हीट बहुत देर से ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। तो ऊष्मा चालकता का एक फॉर्मूला बनता है H=Ka∆T/L। के जहां पे ऊष्मा का स्थिरांक है, ऊष्मा ए अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, एच यहाँ पे ऊष्मा संचरण दर है, डेल्टा टी तापमांतर, एल छड़ की लंबाई है। फॉर्मूला याद सिंपल रखना है। ऊष्मा चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल। सुचालक किसे कहेंगे, जिसमें आसानी से सुचालक
सु चालक, चालक मतलब आसानी से चला जाए, सुचारू रूप से ऊष्मा का प्रभाव हो जाए। कुचालक जो कुबुद्धि होते हैं या क्रू, वो क्या बोलते हैं हम उन्हें, जिसके आगे कू लग जाता है, कुछ कुबुद्धि होते हैं मतलब जिसके पास गलत तरह की बुद्धि होती है, वो काम नहीं होने देता है। तो इसी प्रकार से हमें याद रखना है कि हाँ, ये ऊष्मा का प्रभाव नहीं होने देगा। अब पढ़ते हैं उत्सर्जन क्षमता। कोई भी हमारे पास एक सोर्स है, उसके पर सेकंड कितनी एनर्जी वो निकाल रहा है, या कितनी अपने अंदर से, कोई भी स्रोत है, जब हम उसे गर्म कर देंगे, जैसे ये ताप, इसे ताप देंगे गर्म करने पे, तो ये कितनी, जितनी पर एक सेकंड में जितनी एनर्जी छोड़ेगा बाहर, उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित ऊष्मा, वही होता है उसकी उत्सर्जन क्षमता, कि एक सेकंड में वो कितनी ऊष्मा का विकिरण कर दे रही है। ठीक है ना। तो अवशोषण क्षमता को कैसे करेंगे हम, जैसे ये है, मान लीजिए इस पे हमने 100 कैलोरी डाली, और लेकिन इसने अवशोषित कितनी की, मतलब इसने एब्जॉर्ब कितनी की, 90 की। तो ये इसकी अवशोषण की क्षमता हो जाती है। समझ में आ गया ना, कि किसी भी बॉडी द्वारा कोई भी हमारे पास पदार्थ है या कोई भी मटेरियल है, इस पे हम अगर हीट डालेंगे, तो अब मान लीजिए हमने 100 कैलोरी हीट डाली इस पे, तो 100 कैलोरी हीट तो पूरी ये एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा। इसने टोटल 90 डिग्री की 90 कैलोरी ही इसने हीट एब्जॉर्ब की, तो इसकी अवशोषण क्षमता हो जाएगी 90, या 90% में ले लेंगे तो 90%। तो अवशोषण क्षमता क्या होगी, अवशोषित ऊष्मा बटे कुल आपतित ऊष्मा, यानी उस पर टोटल ऊष्मा कितनी दी गई है। कृष्ण पेंडा, बहुत क्वेश्चन आता है, इसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी क्या होता है, जो टोटल हीट को एब्सॉर्ब कर ले। पूरे के पूरे जो विकिरण आ रहे हैं, कोई भी हमारा ये काला पेंड है, इस पर अगर हमने 100 के 100 विकिरण डाले हैं, या जितनी भी हीट डाली है, वो पूरा का पूरा ये एब्सॉर्ब कर ले। अगर ये पूरा एब्सॉर्ब कर लेता है, तो बहुत अच्छा कृष्ण पेंड हो जाता है। सिंपल था, इसका हमें याद रखना है। अब पढ़ते हैं हम किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने सिंपल बताया था, जो जितना अच्छा अवशोषक होगा और उतना ही अच्छा उत्सर्जक होता है। कहते हैं ना, एक गुड लिसनर ही गुड स्पीकर होता है। जो अच्छा सुनता है, अच्छे से सुनना जानता है ध्यान से, वो अच्छे से बोलना भी जानता है। तो किरचॉफ ने भी ऐसे ही नियम बताया कि जो जितने अच्छी तरीके से अवशोषित कर लेगा, वो उतने अच्छे तरीके से छोड़ लेगा। मान लीजिए कोई बॉडी है, इधर मैं बना देता हूँ, ये बॉडी है, ये क्या कर रही है, एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से अवशोषित कर रही है। मान लीजिए 90% अवशोषित कर रही है, तो ये 90% उत्सर्जन भी कर देगी। ये किरचॉफ का नियम था। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो गेंदें हैं, एक काले कलर की है, एक सफेद रंग की है, और दोनों को हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया है। तो क्या होगा, कौन सी गेंद चमकेगी, आप कहोगे सफेद वाली चमकेगी। सफेद वाली नहीं चमकेगी, काली वाली गेंद ज्यादा चमकेगी। तो ये इसके नियम का उदाहरण है। अब देखो, जो ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा, और ये अवशोषण लिखा है। अब ऊष्मा ऊष्मा का अवशोषण और उत्सर्जन किस चीज पे डिपेंड करता है, कि वस्तु हमारे किस कलर की है। जितनी ज्यादा कृष्ण होगी, यानी कि काली होगी, या एब्जॉर्ब करेगी, जितना डार्क कलर होगा, वो उतने अच्छा एब्जॉर्बर होगा। इसीलिए कहते हैं कि सर्दियों में क्या है, गर्म कपड़े पहन गर्मी के लिए हम क्या करते हैं, डार्क कलर के या गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। हल्के कपड़े पहनेंगे, क्या होगा, वो जो जितनी भी हीट आ रही है उसे ट्रांसफर कर देगा। मान लीजिए ये कपड़ा है हल्के रंग का, इस पे हीट आएगी, ये परावर्तित कर देगा। लेकिन सर्दियों में क्या करेगा, हीट आएगी तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में इसे उत्सर्जित करता है। अब पढ़ते हैं स्टीफन का नियम, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। स्टीफन का नाम नियम क्या कहता है, एकांक क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, विकिरण के रूप में जितनी उत्सर्जित हो रही है, ये एकांक क्षेत्रफल है 1/1 मीटर का। इससे जितनी भी एनर्जी रेडिएशंस निकल रहे हैं, वो उसके ताप, जो इसको टेम्परेचर दिया गया है, ताप देंगे, गर्म करेंगे। मान लीजिए जो बॉडी है हमारे पास, इसे हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो इससे एनर्जी जो है उस विकिरण के रूप में उत्सर्जित होने लगी, क्योंकि प्रति सेकंड इसे गर्म करने पे जितनी भी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, वो स्टीफन का नियम दिया था। तो जो उत्सर्जित ऊर्जा होगी, वो उसके ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। समानुपाती हटता है
तो एक कांस्टेंट आता है सिग्मा है, ये सिग्मा को हम बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स के, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, एक सेकेंड, जूल बटे मीटर स्क्वायर सेकेंड किलोग्राम पावर 4। इस तरह से हमें याद रखना है इसको। अब चलते हैं हम न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ते हैं। न्यूटन का जो शीतलन का नियम था, उन्होंने क्या बोला था कि इस नियम के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि कोई भी वस्तु है हमारे पास, ठंडे होने की जो उसकी दर होगी, कि जिस रेट से वो ठंडी हो रही है, जो उसके आसपास का जो टेम्परेचर है उसके समानुपाती होगी। उसके बीच जो अंतर आ रहा है, जैसे वस्तु का कुछ ताप है, अगर हम उसे ठंडी करना है, मान लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस ताप की हमारे पास वस्तु है और वातावरण का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसके समानुपाती होगी, जो उसके टेम्परेचर, जो वस्तु को ठंडे करने की दर है, ये बताता है। तो इसका प्रयोग क्या होता है, कहाँ पे यूज करते हैं इस मेथड का, जो ये है, इस मेथड का यूज कहाँ पे होता है, तो क्या होता है कि जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होते हैं, उन्हें मृत्यु का पता करना है, तो इसी तरह से वो मृत्यु का पता कर पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, शरीर के तापमान मरने के बाद क्या है, और जब वो नॉर्मल था तब तापमान क्या था, तो उससे वो पता लगा लेते हैं कि हाँ इसकी इतने घंटे पहले या इतने टाइम पहले मृत्यु हुई। तो न्यूटन का शीतलन का नियम का एक एप्लीकेशन है ये, प्रयोग कहेंगे इसे हम, कि इस प्रयोग में इसका यूज करते हैं। अब हम ऊष्मा पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं हम ऊष्मा गतिकी। तो ऊष्मा गतिकी के हम क्या पढ़ते हैं, ऊष्मा गतिकी के अंतर, अगर हमें कोई भी वस्तु गर्म करनी है तो हम उसे दो तरीके से गर्म कर सकते हैं, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएं या वस्तु से कोई भी काम ले लें। तो वस्तु जब काम करेगी तो गर्म हो जाती है। जैसे क्या करना है, हमें हथेलियों को गर्म करना है, या तो हम आग जल रही है, अंगीठी पे सेक लें, अपने हाथों को रगड़ लें, तो रगड़ कर भी हमें हीट मिल जाती है। तो ठीक है ना। तो क्या है, ऊष्मा के संबंध में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसे ऊष्मा गतिकी कहते हैं। अब ऊष्मा गतिकी के कुछ नियम हैं, उनको पढ़ते हैं हम। तो ऊष्मा गतिकी का एक पहला नियम है शून्य कोटि का नियम। तो शून्य कोटि का नियम क्या कहता है कि जब भी हमारे पास कोई भी तीन सिस्टम है, ठीक है ना, सिस्टम ए, बी और सी, अगर ए सिस्टम का टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसकी जो हीट है, पहले वाले की जो हमारा मतलब ए की हीट है, अगर सिस्टम बी की हीट के बराबर है, अगर इन दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम है, टेम्परेचर ए और टेम्परेचर सी का इक्विलिब्रियम है, और टेम्परेचर सी, सॉरी सिस्टम सी और सिस्टम बी, दोनों इनका भी अगर टेम्परेचर, अगर ये दोनों भी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि समय तापीय साम्य में है ए और सी और बी, तो ए और बी भी तापीय साम्य में होंगे। ये ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहता है। मतलब कि अगर ए और सी और ए और बी भी कह सकते हैं, अगर ए और सी तापीय साम्य में है और ए और बी भी तापीय साम्य में है, तो बी और सी भी तापीय साम्य में होंगे। ये हमारा ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है। ठीक है ना, शून्य कोटि का नियम बोलते हैं इसमें। अब पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना उत्पन्न कर सकते हैं हम एनर्जी को, ना ही नष्ट कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी कि एक रूप से दूसरे में परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये कहता है। अब पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। बिना किसी बाहरी सहायता के, अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल हीट नहीं दे रहे हैं और हमारे पास कोई सिस्टम है, तो क्या होगा, उसमें कोई ऑटोमेटिक मशीन है या किसी भी तरह का सिस्टम है हमारे पास, तो ऊष्मा को उच्च ताप, निम्न ताप से, यानी कि जो मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक सिस्टम है, यहाँ पे हीट थोड़ी कम है, यहाँ पे ज्यादा है,
ठीक है ना, ये हाई हीट वाला है, एक लो हीट का है, तो इस हीट से इधर तक नहीं आ पाएगा, एनर्जी ट्रांसफर यहाँ से निम्न ताप से उच्च ताप पे नहीं होगा, मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाएंगे अगर एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, तो ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है। ऊष्मागतीय निकाय क्या होगा? ऊष्मागतीय निकाय, निकाय को बोलते हैं सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसे हम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में व्यक्त करते हैं, इसमें हम उसे शो करेंगे तो वो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? ऊष्मागतिकी का न्याय। अब कुछ प्रोसेस पढ़नी है हमें, तो देखो प्रोसेस जैसे नाम होंगे उसी तरह की प्रोसेस होती हैं, किसको क्या बोलते हैं, कैसे यूज होती हैं, इन सबको हम आगे पढ़ेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैं बताऊंगा आप सबको। समतापी प्रक्रम, जैसा नाम वैसा काम, सम मतलब समान, तापी मतलब ताप, वह प्रक्रम जिसका पूरे प्रोसेस, जब भी कोई प्रोसेस चल रही है, मतलब यह जो प्रोसेस है उसमें पूरी टाइम फुल, मतलब 1 घंटे अगर प्रोसेस चली तो 1 घंटे उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, तो उस तरह की प्रोसेस क्या हो जाएगी? समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका फॉर्मूला होता है पीबी इक्वल टू एनआरटी, तो पी भी कांस्टेंट रहेगा। अब पढ़ते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, ऐसे बोलते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। अब सिस्टम है हमारा और परिवेश, परिवेश मतलब जो आसपास का जो हमारा वातावरण है के बीच जो है एनर्जी फ्लो नहीं हो सकती, वो सिस्टम कहलाएगा क्या? एडियाबैटिक। मतलब ये सिस्टम है, अगर ये टोटली क्लोज्ड सिस्टम है, अगर यहाँ की हीट है या टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जा रहा है और बाहर का टेम्परेचर और हीट अंदर नहीं आ रही है, तो इस तरह की प्रोसेस क्या हो जाएगी? रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, प्रक्रिया भी बोलते हैं। अब पढ़ते हैं सम आयतनिक, जैसा नाम वैसा काम, सम मतलब समान, आयतन मतलब आयतन, आयतनिक मतलब आयतन, जिसका आयतन समान रहे, जिसका आयतन समान रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? सम आयतनिक प्रक्रम। पढ़ते हैं समदाबी, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा जिस सिस्टम का, लेकिन टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी चेंज होगी उसके अंदर, प्रेशर अकेला कांस्टेंट रखना है, ऐसा समदाबी प्रक्रम हो गया। अब चक्रीय प्रक्रम पढ़ते हैं, ऐसा प्रक्रम जिसमें अपनी सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए, जहां से शुरू किया था वहां वापस आ रहे हो, ऐसी प्रोसेस जो जहां से शुरू हुई थी वहां वापस आ रही है, तो वो हो जाएगा हमारा चक्रीय प्रक्रम। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि हम प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर ले रहे हैं ना इसमें, इसलिए इसमें एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, इसलिए इसमें एनर्जी जो अवशोषित कुल ऊष्मा है, जो इसमें जो टोटल एनर्जी ये हीट लेगा, वो क्या हो जाएगा? कार्य के बराबर होगा। तो जो क्या बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम में Q होगा, जो जितना काम किया गया है वो W के बराबर होगा, और इसमें क्या है, जो इसकी एनर्जी, एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ गया है, क्योंकि ये चक्रीय प्रक्रम है। अब इस पे कुछ चक्रीय प्रक्रम पे कुछ क्या देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हीट इंजन है, जैसे हीट को हम वर्क में चेंज कर रहे हैं, तो वो हीट इंजन का काम होता है कि जब हम उसे हीट देंगे, हीट कैसे देंगे? कोयला जलाया, कोयला से हमें हीट मिलेगी, हीट मिलेगी तो इंजन हमारा चलने लगेगा, या डीजल जलाया, डीजल जलेगा तो हमारा इंजन वर्क करता है, तो इंजन वर्क करता है, डीजल इंजन या स्टीम इंजन इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये ऊष्मा इंजन का हो गया। अब पढ़ते हैं हम रेफ्रिजरेटर, इसी को क्या बोलते हैं? प्रशीतक या हीट पंप या ऊष्मा पंप पढ़ते हैं। एसी या रेफ्रिजरेटर जो है किस तरह से काम करते हैं? हीट इंजन का अपोजिट होता है, इसमें क्या है, हम कोई भी वर्क करना पड़ता है तो ये हीट में चेंज हो जाता है। हीट कैसे भी हो सकती है, टेम्परेचर कम या ज्यादा करना है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना सीवैक इफेक्ट, सीवैक इफेक्ट पे हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है। सीवैक इफेक्ट में क्या हो रहा था कि एक को ठंडा एक को गर्म कर रहे थे, तो हमें विद्युत वाहक बल मिल रहा था, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है, तो सीवैक इफेक्ट का अपोजिट, अपोजिट ऑफ सीवैक इफेक्ट यहाँ पे काम करता है। सीबैक, इसी को क्या बोलते हैं? अपोजिट ऑफ सीबैक इफेक्ट है, तो ये जो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसे पेल्टियर बोलते हैं, पेल्टियर इफेक्ट बोलते हैं इस इफेक्ट को, कि इसमें हम क्या दे रहे हैं, इस वाले प्रोसेस में हम जो दे रहे हैं
हीट चाहिए या हमें कूलिंग चाहिए। कि देखो उसमें क्या था कि दो जंक्शन बनाए थे, एक को ठंडा रखा था, एक को गर्म रखा था, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था। अब हम उसका उल्टा प्रोसेस करेंगे, हम विद्युत वाहक बल दें, उसमें धारा फ्लो कराएं, तो एक जंक्शन ठंडा हो जाएगा, एक गर्म हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस पे हमारा हीट पंप या क्या बोलते हैं हमारा एसी काम करता है। एसी एंड रेफ्रिजरेटर इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अब रेफ्रिजरेटर क्या होता है, फ्रिज आप लोगों ने देखी होगी आप लोगों के घर में, तो आपने जो पहले फ्रिज देखी होगी तो पीछे एक कॉपर की इस तरह से पाइप पड़ा हुआ होता था कॉपर का, और पूरे में इस तरह से घूमा हुआ रहता था पीछे की तरफ, इस तरह से फ्रिज के पीछे। तो इसमें क्या है, जो है लो प्रेशर की हम लिक्विड फ्रीऑन, ये गैस होती है, ये प्रशीतक का काम करता है, यही ठंडा देता है उसके अंदर। ये गैस भर देते हैं, ये फ्लो होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगी, तो बस हमारा रेफ्रिजरेटर ठंडा हो जाएगा या ठंडक मिल जाएगी हमें इसमें। अब पढ़ते हैं वातानुकूलन, एसी। आप लोगों को बहुत मजा आता होगा एसी में सोने में या बैठने में, तो वो काम कैसे करते हैं उस पर भी ध्यान देना है। तो वो काम क्या करता है, मेनली उसका काम क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है या ह्यूमिडिटी होती है उसे कंट्रोल करता है, वातावरण को शरीर के अनुकूल बना देता है। सिद्धांत क्या है इसका, हीट पंप वाला, जो हीट पंप हमने अभी ऊपर पढ़ा है। तो हीट पंप के सिद्धांत पे काम करेगा, सिंपल। टेम्परेचर और आर्द्रता हमारे कमरे में मान लीजिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, ये ह्यूमिडिटी बढ़ रही, तो इस ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को बाहर निकाल देगा, और जो वातावरण में ठंडक है उसे अंदर कर देगा खींच के, बस इतना सा काम करता है। ये इसी का काम हो गया। अब कुछ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये देख लेते हैं हम इसमें, तो इसी के साथ फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो, जो जल की भाप होती है ना, जल वाष्प बोलते हैं, उससे हमारा हाथ ज्यादा जल जाता है इन केस ऑफ गर्म जल से या खौलते हुए पानी से या उबलते हुए पानी से। तो ये क्यों होता है, उसमें लेटेंट हीट ज्यादा होती है, अभी हमने पहले ही पढ़ी थी कि जल की लेटेंट हीट ज्यादा होती है, इन सॉरी वाष्प की लेटेंट हीट ज्यादा होती है, जो कि कितनी थी, जब जल से हम वाष्प में जा रहे थे तो 540 लग रही थी ना, और सिंपल 0 डिग्री से 100 डिग्री का जल बनाने में 100 डिग्री लग रही थी लेटेंट हीट कैलोरी। तो समझ में आ गया ना, गुप्त ऊष्मा के कारण वाष्प से अधिक जलता है हमारा हाथ अपेक्षाकृत उबलते जल से। तो ये हमने पहले देख लिया, तो इससे हमें समझ जाना है किस तरह से, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट रहेगी, जितनी ज्यादा हीट रहेगी उतना ज्यादा हाथ जलेगा। एक क्वेश्चन आता है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दोनों वैल्यू बराबर होती है, तो ये होती है -40 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो जो अपन हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था ना, C/5 इक्वल्स टू F-32/9। अब ये 9 कैसे आया, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C/100 इक्वल्स टू F-32/180। उसी से, क्योंकि 5 से मैंने ये काट दिया है, सॉरी 20 से काटा है, 20 से 9 टाइम कटा है, 20 से 5 टाइम, क्योंकि हमें इन दोनों की जरूरत है। यहाँ वैल्यू हम रख लेते हैं। अगर सी की वैल्यू, सी को हमें एफ के पदों में लेना है, एफ को सी के पदों में, के बराबर हो जाए, सी इक्वल टू एफ करना है। तो सी इक्वल टू एफ करने के लिए हम सी की जगह एफ रख देंगे, एफ की जगह सी रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। इस तरह से C/5 इक्वल टू C-32/9। तो 9C क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9C आएगा, इक्वल टू 5C माइनस 160। 5C इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9C माइनस 5C क्या हो जाएगा, 4C, और 4C इक्वल टू 160। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 160, तो C की वैल्यू आ जाएगी -40। तो इस तरह से हम इसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब एक होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, तो इसका उपयोग किस तरह से करते हैं, जो ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं उसमें हेमरोदी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है, ये हमने पहले पढ़ ही लिया है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान ताप बनाने के लिए यूज होता है। तो थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। जो भी हमारे फ्रिज में जो भी वस्तुएं रखी रहती हैं, उसमें फ्रिज में जो नॉर्मल फ्रिज काम करता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, टेम्परेचर 0 नहीं होता, नहीं तो वो जमा देगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, जिससे हमारा जितना भी खाना पीने का मटेरियल होता है वो ताजा बना रहता है। अब क्या होता है कि जो आपने देखा होगा मिल्टन वगैरह के जो थर्मस आते हैं,
फ्लास्क आते हैं, वो लंबे समय तक ठंडा रख लेते हैं, 24-24 घंटे तक ठंडा और 24 घंटे तक लगभग गर्म कर लेते हैं। वो किस तरह से काम करते हैं? तो उसमें क्या होता है कि ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। क्या होता है कि उसमें देखो, एक जब भी आप कभी देखेंगे वो बॉटल इस तरह से है, तो वो जब आप इसे काटेंगे तो इसके अंदर भी एक बॉटल इस तरह से रहती है। एक बहुत पतला सा तार इस पे इस तरह से उस पे टंगा रहता है। तो बहुत स्लो प्रोसेस होती है, धीरे धीरे हीट इससे जाती है। इस प्रकार इससे ये काम करती है हमारा जो थर्मस का फ्लास्क है। शुष्क मौसम होता है तो हम कह देंगे कि हाँ लो ह्यूमिडिटी है। अब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, हम कह देते हैं यार मौसम बहुत आर्द्रता वाला है। अभी हमने देख ही लिया है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि अधिक हाई प्रेशर पे पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, ठीक है ना। बोतल में पानी भरा जाता है और उसे क्या करना है, अगर हम जमा देते हैं तो बोतल टूट जाती है। क्यों? अभी हमने पाइप वाला एग्जांपल पढ़ा था, मान लीजिए हमारे पास बोतल है, इसमें हमने पानी भर दिया फुल पूरा टॉप तक, और इसे हमने फ्रीजर में रख दिया, जाके फ्रीजर में फ्रीज कर दिया। तो फ्रीज कर देंगे तो ये क्या होगी, बोतल टूट जाएगी। तो ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। तो ये हमारा आज तीसरा चैप्टर खत्म होता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।